Hello students, good morning. Hope you are all doing good at your place. आज हम अकाउंटेंसी इस वीडियो में रेशो एनालिसिस, पिछले वीडियो में भी हम इसको पढ़ रहे थे। आज करेंगे हम टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो में क्या आता है बच्चों? आवर्त जो है टर्नओवर, जैसे आपने शब्द सुना होगा टर्नओवर, सेल्स टर्नओवर इतना करोड़ रुपए हो गया इस कंपनी का, मीन्स विक्रय। इसलिए यह अनुपात बेचे गए माल की लागत या विक्रय के आधार पर ज्ञात किए जाते हैं। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि विक्रय का व्यवसाय के निष्पादन से सीधा संबंध है। इन अनुपातों को निष्पादन अनुपात या क्रियाशीलता अनुपात भी कहा जाता है, क्योंकि अधिक विक्रय का अर्थ है अधिक निष्पादन। ऊंचा विक्रय अधिक उत्पादन क्रियाओं को व्यक्त करता है, जिसका अर्थ यह भी है कि संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया गया है। जो हमारे पास रिसोर्सेज थे, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन्स, हमने उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया है, और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके जो है हमारा जो टर्नओवर है, सेल्स टर्नओवर है, वो हाई है। उसकी जो रेशो है वो भी हाई आना जो है एक शुभ सूचकांक है। इट्स ए गुड साइन फॉर एनी बिजनेस कंसर्न। तो आवर्त अनुपात में हमें कौन कौन से अनुवर्त अनुपात हम निकालते हैं, रेशो एनालिसिस हम करते हैं। इसमें नंबर 1 इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, स्कंद आवर्त अनुपात। उसमें जो हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक का जो हमारे पास जो स्टॉक व्यवसाय में टिक नहीं रहा है, उसका मैक्सिमम जो है, क्योंकि सेल्स जो है वो बढ़ रही है, सेल्स हो रही है, तो स्टॉक्स लंबे समय तक हमारे पास बिजनेस में स्टे नहीं करेगा। देन डेटर टर्नओवर रेशो, जो हमारे देनदार हैं, वो जो देनदार हैं वो व्यवसाय का पैसा जल्दी जल्दी चुका रहे हैं या लेट चुका रहे हैं, इस रेशो से हम ज्ञात कर सकते हैं। लेनदार, जिनको हमने भुगतान करना है, जो हमारे लेनदार हैं, उनको हम पैसा जो है वो किस गति से उनका पैसा लौटा रहे हैं, ये हम इसको इस रेशो से हम ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात है, जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं बिजनेस में, उनका जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है वो बेकार नहीं पड़ी हैं हमारे व्यवसाय में, और इस रेशो से हम वो ज्ञात करेंगे, और उसके आधार पर हम उसका जो फर्म का और भी जो संसाधन है उनका अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो एंड चालू संपत्ति आवर्त अनुपात। तो इस प्रकार हमारे पास है 6 रेशो हम डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारी रेशो हैं, लेकिन यहाँ पर हम इन रेशो का अध्ययन करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट है स्टॉक आवर्त अनुपात, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इस अनुपात से ज्ञात करने के लिए, इस अनुपात को ज्ञात करने के लिए, लेट मी टेक हेयर माय पेन। ओके, स्टॉक विक्रय में परिवर्तित किया जाता है। क्या गोदाम में ऐसा माल जमा है जो धीमी गति से बिकता है, और क्या स्टॉक में विनियोजित कार्यशील पूंजी का अधिकतम प्रयोग किया जा रहा है? यह अनुपात जितना अधिक होगा उतना ही अच्छा समझा जाता है। अधिक अनुपात का आशय है कि स्टॉक में कम विनियोग करके अधिक विक्रय किया गया है। इसकी सहायता से प्रबंधक भावी नीति का निर्धारण कर सकते हैं। इसकी गणना जो है हम इस सूत्र के द्वारा करते हैं। तो स्टॉक टर्नओवर जो रेशो होती है वो होती है बिके माल की लागत, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। जितनी ज़्यादा होगी उतना ही व्यवसाय के लिए अच्छा है। नेक्स्ट है बिके माल की लागत, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये हम डिस्कस करेंगे आगे एग्जांपल्स में भी। बच्चों आपने इसको याद भी रखना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस डायरेक्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एंड एवरेज स्टॉक तो आप जानते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, आपके पास एवरेज स्टॉक आ जाता है। नेक्स्ट रेशो है डेटर टर्नओवर रेशो, जो हम करेंगे। डेटर टर्नओवर रेशो का मतलब क्या है? वो जो देनदार हैं हमारे, वो जो उधार हमने दिया है, उनको माल बेचा है, उसका जो
रिटर्न है वो किस गति से आ रही है व्यवसाय में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग स्टॉक और एवरेज निकाल लेते हैं ओपनिंग डेटर्स में। और जो डेटर टर्नओवर रेशो है उसमें क्या जाता है, नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर्स। नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल्स मीन्स व्हाट, हम जो क्रेडिट उसमें से जो नेट क्रेडिट सेल्स आ जाएगी हमारे पास टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स, तो हमारे पास क्रेडिट सेल आ जाएगी। ओके ओके। नेक्स्ट है इसका जो इम्पोर्टेंस, एक ऊंचा अनुपात व्यवसाय के लिए अनुकूल समझा जाता है। यह दर्शाता है कि देनदारों से कितनी तीव्रता से वसूली की जाती है। यह उधार संग्रहण कर्मचारियों की कुशलता को मापते एक ऊंचा अनुपात इस बात को व्यक्त करता है कि प्राप्यों में कोष लंबी अवधि के लिए रुके हुए नहीं है और इनकी बिक्री वृद्धि के लिए कुशलता से प्रयोग किया जा रहा है। ऊंचा अनुपात। नेक्स्ट है एवरेज कलेक्शन पीरियड। यह दिनों महीनों की उस अवधि को दर्शाता है जिसके पश्चात देनदारों से भुगतान वसूल किया जाता है और औसत संग्रहण अवधि को व्यक्त करता है। बच्चों, जो औसत संग्रहण अवधि एवरेज कलेक्शन पीरियड है इसको हम डेज के हिसाब से भी लेते हैं और मंथ के हिसाब से लेते हैं। यदि डेज के हिसाब से लिए तो 365 अपॉन आपके पास जो डेटर टर्नओवर रेशो आएगी उसको डिवाइड करके आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका जो औसत जो कलेक्शन पीरियड है डेटर्स का देने का जो है वो कैसा है। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। जैसे डेटर टर्नओवर रेशो थी वैसे क्रेडिट टर्नओवर रेशो का भी अपना महत्व है। तो जो लेनदार हैं उनका जो आवर्त अनुपात है वर्ष के शुद्ध उधार कराए और देय खाते के बीच संबंध प्रकट करता है। और इसका जो फार्मूला है वो क्रेडिटर टर्नओवर रेशो नेट क्रेडिट परचेज, वहाँ पर था नेट क्रेडिट सेल्स और यहाँ पर है नेट क्रेडिट परचेज, यही फर्क है बच्चों, ध्यान दें। और नीचे एवरेज पेबल अकाउंट्स और आपके पास यहाँ पर ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स, इसके एवरेज निकाल के हम इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। तो देय खातों में व्यापारिक लेनदारों तथा देय विपत्रों को शामिल किया जाता है। ओके। नेक्स्ट है एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे निकालना है। वही क्रेडिटर टर्नओवर रेशो से हम डेज या मंथ्स को इसमें डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास एवरेज पेमेंट पीरियड इसमें आ जाता है। क्वेश्चन में हम देखेंगे। नेक्स्ट रेशो है हमारे पास इसमें टर्नओवर में आवर्त में विक्रय का स्थायी संपत्तियों से अनुपात भी कहा जाता है। यह स्थायी संपत्तियों के कुशल प्रयोग को मापता है। जो हमारे पास स्थायी संपत्तियां हैं, स्थायी संपत्तियों में आपके पास बिल्डिंग है, आपके पास जो मशीनरी है उसका कुशलतम प्रयोग हो रहा है, ये इस रेशो से हम पता लगा सकते हैं। तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो में हम क्या है, बिके माल की लागत नेट सेल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स कितनी है, उसके आधार पर आप इस रेशो को नाप सकते हैं, माप सकते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। यह अनुपात इस बात को प्रकट करता है कि क्या विक्रय बढ़ाने के लिए कार्यशील पूंजी का कुशल प्रयोग किया गया है। अन्य शब्दों में यह बताता है कि कितनी बार कार्यशील पूंजी का विक्रय में हेरफेर होता है। ओके। तो कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू नेट सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। एंड व्हाट इज नेट वर्किंग कैपिटल, दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। यह अनुपात प्रकट करता है कि कितनी कुशलता से कार्यशील पूंजी का प्रयोग किया जा रहा है। जितना अधिक अनुपात होगा उतना ही अच्छा होगा। यह दर्शाता है कार्यशील पूंजी कितनी बार विक्रय उत्पन्न करती है। इसकी निम्न दर कार्यशील पूंजी के कम प्रयोग को दर्शाती है। तो ये क्या था बेटा, कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो एंड नेक्स्ट रेशो इज करंट एसेट टर्नओवर रेशो। तो करंट एसेट टर्नओवर रेशो में शुद्ध विक्रय अथवा बेचे गए माल की लागत तथा चालू संपत्तियों के मध्य अनुपात को व्यक्त करता है। इस अनुपात से इस बात का पता चलता है कि फर्म अपनी चालू संपत्तियों को कितनी कुशलता से प्रयोग कर रही है। ओके। इस अनुपात की गणना हम इस सूत्र से करते हैं। तो क्या सूत्र है बेटा, चालू संपत्ति आवर्त अनुपात करंट एसेट टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू नेट सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन करंट एसेट्स।
यह अनुपात फर्म की कार्यकुशलता को प्रकट करता है, इसलिए यह अनुपात जितना अधिक होगा उतना ही अच्छा माना जाता है। कम अनुपात होने का अर्थ है कि फर्म अपनी चालू संपत्तियों का कम प्रयोग कर रही है। ओके ओके, तो ये थे हमारे पास बेटा, ये जितनी भी थी रेशोज थी, टर्नओवर की रेशो 7-8 रेशो थी, और भी बहुत सारी रेशो हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसी को केवल इन्हीं का ही डिस्कस करेंगे। और अब हम विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन जो है इसको रेशोज को कैसे निकालते हैं इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो देयर इज ए क्वेश्चन, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, यहाँ पर आपने निकालनी है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, जो फर्स्ट रेशो मैंने आपको बताई, एंड एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। हियर इट इज गिवन ओपनिंग स्टॉक 25,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 35,000, सेल्स दी है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 25% ऑन सेल्स। तो लेट अस इसको सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। तो बताइए, हाँ सॉल्यूशन इसको करें। इसको सबसे पहले आप निकालेंगे, इसमें जो गिवन है उसको लिखेंगे। हमारे पास देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको, ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास आ गया 25,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक आ गया 35,000। ओके, सेल्स है 3,20,000, क्लियर। एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है, दिस इज 25% ऑन सेल, 25% ऑन सेल। तो 25% ऑन सेल्स आपके पास आ गया जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। तो देन ग्रॉस प्रॉफिट आप यहाँ निकाल लेंगे बेटा, दिस इज इक्वल टू 3,20,000, 3,20,000 मल्टीप्लाई बाई 25/100। तो ये आपके पास कट हो जाएंगे और आपके पास ये आ गया 80,000। 25 से 332 को गुना कर दीजिए, ये आ गया आपके पास 80,000, क्लियर। ओके, अब आप निकालेंगे बेटा क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS हम शॉर्टकट में लिख देते हैं। ये किस चीज़ के बराबर होता है, ये होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमारे पास सेल्स कितनी है बेटा, 3,20,000, क्लियर, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट आपने निकाला 80,000, और ये आ गया बेटा 2,40,000, 2,40,000, क्लियर। हमारे से पूछा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दिस इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया बेटा आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया आपका 2,40,000। ओके, अब ये नीचे आपके पास आ गया एवरेज स्टॉक का भी, चलो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ वर्किंग नोट से। एवरेज स्टॉक होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये कितना था आपके पास, एवरेज स्टॉक, यहाँ पर आप एक लाइन लगा के वर्किंग नोट लिख कर सकते हैं। एवरेज स्टॉक निकालने के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। नाउ दिस इज इक्वल टू, ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास 25,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक कितना था बेटा 35,000 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 60,000 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 30,000, क्लियर। ओके, अब आप देखिए इसको, लेट मी टेक दिस कलर, नहीं आएगा, ओके नो प्रॉब्लम।
तो दिस इज इक्वल टू 2,40,000 अपॉन ये कट हो गया 30,000, और ये आपको काट दीजिए 1 2 3 4 4 4 0 3 8 जा 4 8 टाइम्स आ गया आपके पास। इसको हम टाइम्स में लिखते हैं, टर्नओवर रेशो को टाइम्स 8 टाइम्स। ओके, एंड नेक्स्ट है दूसरी आपसे इसमें क्वेश्चन में पूछा था एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। ओके, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, दिस इज इक्वल टू, बेटा मैंने बताया था आपको क्या था, एवरेज इन्वेंट्री को डेज और इसमें डेज और मंथ आप ले लेते हैं इन ए ईयर, डेज इन ए ईयर अपॉन, इसको फार्मूला आप लिखेंगे डेज ओब्लिक मंथ इन ए ईयर। ओके, अपॉन अभी आपने क्या निकाला, आपने क्या निकाला या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ITR। ओके, तो हमारे पास डेज हम इसको ले रहे हैं 365 अपॉन 8 आया था। दिस इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 40, 8 4 जा 32, कैरी 4 45 और 8 6 जा 48, ऑलमोस्ट जो है 46 इज द एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। तो इससे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमने कैलकुलेट की। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। डू मोर क्वेश्चंस एंड डू मोर क्वेश्चंस, unsolved questions, try more and more like this. Okay, let us हाँ, here is another problem, question 2, इसको भी हम कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, आसान है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ₹10 lakhs, परचेज इज 12 lakhs, ओपनिंग स्टॉक्स 3 lakh, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो ये हमारे पास दिया है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जो है आपने निकालना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आपको बताइए क्या होती है, बताइए जरा। हाँ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ITR इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक। ओके, तो हम इसमें एवरेज स्टॉक क्या होता है, एवरेज स्टॉक जो होता है इसमें आप थोड़ा सा ये कर लेंगे, देन एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना दिया बेटा, यहाँ पर 3 lakhs दिया है। ओके, 3 lakhs दिया है ओपनिंग स्टॉक, एंड व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना होगा इसमें। क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक के लिए आपको फार्मूला निकालना इसमें करना पड़ेगा। तो हम इसको निकालते हैं, पहले इसमें क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेते हैं। तो हमारे पास दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है यहाँ पर COGS, ये किसके बराबर होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब इस फार्मूले की सहायता से हम निकाल लेंगे। तो हमारे पास COGS दिया है बेटा यहाँ पर 10 लाख, तो यहाँ पर लिख दीजिए 10 लाख। ओके, एंड ओपनिंग स्टॉक दिया है 3 lakhs लिख दीजिए। अब बस प्लस परचेजेस कितना है 12 लाख, गुड,
क्लियर, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, 0 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक आप निकाल लीजिए यहाँ से, तो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्या, क्लोजिंग स्टॉक हो गया आपके पास, आप इसको इधर ले आए और क्लोजिंग स्टॉक को जो आपके पास COGS है इसको ले आए, तो 12 और 3 कितना हो गया बेटा, 15 लाख। 15 लाख माइनस 10 लाख, क्लियर, ये हो गया आपके पास 5 लाख आ गया आपके पास क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो ये आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया। यहाँ पर अब हमें पता लग गया ओपनिंग स्टॉक गिवन है था हमारे पास, तो ये हो गया 3 लैक्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक आपके पास आ गया 5 लाख, 5 लैक्स अपॉन 2, दिस इज एवरेज स्टॉक, दिस इज 8 lakh upon 2, this is equal to 4 lakh, 4 लाख रुपए आपके पास एवरेज स्टॉक आ गया। COGS आपके पास दिया गया है। अब आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकाल सकते हैं, अब आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकाल सकते हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अपॉन एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक, दिस इज इक्वल टू COGS कितना आया, COGS कितना आया, इट इज गिवन ऑलरेडी 10 lakhs अपॉन एवरेज स्टॉक 4 lakh, एवरेज स्टॉक इज 4 lakh। तो आपके पास 5 3 2 5 1 कट गया आपके पास, तो आपके पास से आ गया 8 इज, दिस इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स इज द आंसर। क्लियर, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। डू मोर क्वेश्चंस, थैंक यू वेरी मच, डू give me feedback, thank you very much।